अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार यास। हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है सर। आज का सियासी टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा हाई है और उसके बाद काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज़ हमीद को फ़ौजी तहवील में ले लिया गया है। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? अंदर की बात क्या है? सूरत-ए-हाल कहाँ को जा रही है? देखिए, फैज़ हमीद की गिरफ्तारी ना बहुत सारे पैगामात दे रही है। पहली बात तो ये है कि वो ठीक है कि आसिम मुनीर करप्शन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। इससे पहले कोर कमांडर मंगला भी करप्शन पर बाहिर हुए थे और भी उन्होंने जो करप्शन के खिलाफ बहुत सख्त स्मगलिंग को रोका है। पाक-ईरान बॉर्डर पे जो फौजी स्मगलिंग में मुलव्वस थे, फौज की स्मगलिंग थी, वो बिल्कुल बंद की है और भी चीज़ें बंद की हैं और करप्शन के सारे लूप होल्स आसिम मुनीर ने बंद किए हैं। अब फिलहाल जो केस बताया जा रहा है वो टॉप सिटी वाला, जिसमें टॉप सिटी के मालिक को फैज़ हमीद ने अगवा करके उनसे ज़मीन लिखवाने की कोशिश की थी और ये बड़ा नटशेल केस था। टॉप सिटी के मालिक कमर मुइज़ ने सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने वो दरख्वास्त डिफेंस मिनिस्ट्री को अ फॉरवर्ड कर दी थी। वहाँ से ये चल रही थी बहुत अरसे से और काफ़ी अरसे से लोग सवाल कर रहे थे कि इस पर कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ये एक बड़ा ही नटशेल केस था। मेरे हिसाब से तो इस दरखास्त के कोई 10 दिन बाद ही उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, लेकिन डिले किया गया। अब ये इस मौके पे आकर गिरफ्तारी क्यों हुई है? हमें तो बज़ाहिर यही बताया जा रहा है कि टॉप सिटी के केस में गिरफ्तारी हुई है और करप्शन के खिलाफ। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक फाइनल राउंड शुरू कर दिया है आसिम मुनीर ने। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि इमरान खान को भी फ़ौजी तहवील में देने की बात है। उसके अलावा भी जो 9 मई के हवाले से भी फ़ौज जो है वो फाइनल राउंड की तरफ जा रही है और फ़िलहाल इ इ इस बात को अगर इमरान खान को भी फ़ौजी तहवील में देना है, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि अडयाला में भी फैज़ हमीद जो है वो इमरान खान को हदायत दे रहे थे और जो आसिम मुनीर के खिलाफ मुहिम अडयाला से इमरान खान चला रहे थे और जो बाहर से चल रही थी आसिम मुनीर के खिलाफ, वो भी फैज़ हमीद के इशारों पर ही चल रही थी। आसिम मुनीर के खिलाफ जितना अटैक पीटीआई ओवरसीज़ कर रही थी, जिनमें जबरान इलियास वगैरह शामिल थे, उस सेल को भी फैज़ हमीद ही हदायत दे रहे थे। और बाहर से भी जो फ़ौज के खिलाफ और आसिम मुनीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा था, उसको भी इनडायरेक्टली हैंडल फैज़ हमीद ही कर रहे थे, जिसमें आसिम मुनीर को, डीजीआईएसआई नदीम अंजुम को, डीजीसी मेजर जनरल फैसल नसीर को निशाना बनाया जा रहा था। तो टेक्निकली अब इसके ऊपर फायरवॉल भी लगने की बात हो रही है और उसके साथ-साथ फ़ौज ने बिलाखिर फाइनल क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। और उस फाइनल क्रैकडाउन में जो-जो लोग आसिम मुनीर के खिलाफ साजिश में मुलव्वस थे, उन सब के गिर्द भी घेरा तंग हो रहा है और फैज़ हमीद उसके मास्टरमाइंड थे, जो अभी तक आसिम मुनीर के खिलाफ साजिश कर रहे थे और किसी न किसी तरह ये चाह रहे थे कि फ़ौज में किसी न किसी तरह को बगावत हो जाए और आसिम मुनीर हट जाएँ और उनका रास्ता बन जाए। ये फैज़ हमीद पहले डीजीआईएसआई हैं जिन्हें फ़ौजी तहवील में लिया गया है। मैं आपको बता दूँ कि फैज़ हमीद को जो उन्होंने अपने दौर में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है, उस पर कोई तहवील में नहीं लिया गया। क्योंकि फैज़ हमीद की जो इमरान खान से मुलाकातें थीं, उसके ऊपर फैज़ हमीद से जब सवाल किया गया था कि आप बतौर कोर कमांडर बहावलपुर भी इमरान खान को मिलते रहे और बतौर कोर कमांडर पेशावर भी इमरान खान को मिलते रहे, तो बतौर डीजीआई तो आप मिलते थे, तो बतौर कोर कमांडर आप क्यों मिलते रहे? तो उन्होंने ये बात साबित कर दी थी कि मैं जब भी इमरान खान को मिला हूँ, जनरल बाजवा की हिदायत पर मिला हूँ। उन्होंने व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए ये बात साबित की थी कि मुझे जनरल बाजवा ने जब-जब कहा, मैंने तब-तब इमरान खान से मुलाकात की। जनरल बाजवा के व्हाट्सएप मैसेजेस और फैज़ हमीद की इमरान खान से मुलाकातों की तारीखें आपस में मैच कर गई थीं। इसलिए उसमें से तब भी फैज़ हमीद निकल गए थे मुलाकातों में। लेकिन असल सवाल था कि जो फैज़ हमीद रिटायरमेंट के बाद जो रोल प्ले कर रहे थे, रिटायरमेंट के बाद फ़ौज में बगावत का, जिसमें 9 मई की बगावत भी शामिल है, जिसमें आसिम मुनीर के खिलाफ मुहिम शामिल है। इस सब के पीछे भी फैज़ हमीद का हाथ पाया गया है कि वो मुसलसल जो है आसिम मुनीर के खिलाफ इमरान खान को इस्तेमाल कर रहे थे और इमरान खान आज भी फैज़ हमीद के इशारों पर आसिम मुनीर के खिलाफ मुहिम चला रहे थे। तो ये डिसाइड हुआ कि जब तक फैज़ हमीद को नहीं गिरफ्तार किया जाएगा,
इमरान खान हैंडल नहीं हो सकते हैं, पीटीआई हैंडल नहीं हो सकती। सबसे पहले पीटीआई के गॉडफादर को पकड़ना पड़ेगा, ताकि इन सबको समझ आए कि ये कोई सेफ हेवन नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द फैज़ हमीद को सज़ा भी सुना दी जाएगी। उनकी इस चक्कर में सारी जायदाद भी ज़ब्त हो जाएगी। उनका भाई भी गिरफ्तार हुआ है पहले, दोबारा भाई गिरफ्तार हो जाएगा और टॉप सिटी के मुकदमे की आड़ में फैज़ हमीद को एक मिसाल बनाया जाएगा, ताकि पीटीआई को ये मैसेज हो सके कि वो उनके बचने के इम्कानात कम हैं। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक अनोखा केस है, जिसमें डीजीआईएसआई को फ़ौज ही जो है वो एहतसाब का निशाना बना रही है। वरना आज तक हमीद गुल से लेके, बल्कि उससे पहले भी लेकर, कभी भी डीजीआईएसआई के खिलाफ कोई जो है वो नहीं हुआ और वो डीजीआईएसआई को हमेशा मुकद्दस गाय की हैसियत रही है। जैसे आर्मी चीफ्स को मुकद्दस गाय की हैसियत रही है, जैसे कोर कमांडर्स को मुकद्दस गाय की हैसियत रही है। इसी तरह जो है इन सबको डीजीआईएसआई को तो बहुत ही मुकद्दस गाय की हैसियत रही है। डीजीआईएसआई डिप्टी आर्मी चीफ होता है पाकिस्तान में, बल्कि कई मौके पर वो आर्मी चीफ से भी आगे होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि फैज हमीद की जो गिरफ्तारी है, ये तहरीक इंसाफ को एक वाज़ेह पैगाम है कि उनके लिए आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सख्तियाँ शुरू हो जाएँगी और इन सख्तियों का उनके उ उ उ को सब पहले ही इशारा दे रहे थे। कुछ खबरें आ रही थीं कि इमरान खान को कर दिया जाएगा और कुछ खबरें मिलिट्री के हवाले कर दिया जाएगा। कुछ खबरें आ रही थीं कि अडयाला में फैज़ और इमरान के राब्ते हैं। इन सब के बाद मुझे लगता है कि अब जब फाइनल राउंड शुरू करने लगे हैं, तो फैज़ हमीद को गिरफ्तार करके वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है। तो सर फैज़ साहब के पास क्या कोई ऑप्शंस हैं बचने के लिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल फैज़ साहब के पास कोई ऑप्शन है। फैज़ साहब इस वक़्त अपने सारे पत्ते खेल चुके हैं। उनका ख़्याल था कि वो एक मुक़द्दस गाय हैं, फ़ौज उनको गिरफ़्तार नहीं करेगी। फ़ौज में लेफ्टिनेंट जनरल्स को एक मुक़द्दस गाय की हैसियत हासिल रही है और कभी भी किसी लेफ्टिनेंट, बल्कि जो 9 मई को कोर कमांडर लाहौर थे, जिनके बारे में ये था कि जी वो कोर कमांडर थे और उनकी मर्ज़ी से मतलब उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया, उनके घर को आग लग रही थी। और सब कहते थे वो यूथीय कोर कमांडर थे। उनको भी इस तरह कोर्ट मार्शल करके उनको फौजी तहवील में नहीं लिया गया था, बल्कि रिटायर किया गया था। इसी तरह कोर कमांडर मंगला को जो हटाया गया, जिनके बारे में बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि वो आसिम मुनीर के खिलाफ सऊदी अरब में बात कर रहे थे या उन पर करप्शन के इल्ज़ामात थे, उनको भी रिटायर करके घर भेज दिया गया। अब लेफ्टिनेंट जनरल्स की हद तक फौज की एक पॉलिसी ये रही है कि उनका कोर्ट मार्शल या उनको फौजी तहवील में नहीं लिया जाता, बल्कि उनको रिटायर करके घर भेज दिया जाता है। मैं इसकी एक और मिसाल देता हूँ कि जनरल असद दुरानी ने जब किताब लिखी अपनी, वो भी रिटायर्ड डीजीआईएसआई हैं और उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि उनका बेटा मुंबई एयरपोर्ट पे पकड़ा गया, तो उन्होंने रॉ के चीफ को फ़ोन किया कि मेरा बेटा मुंबई एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन वालों ने पकड़ लिया है। तो मेरे बेटे को रॉ चीफ ने छुड़ाया, जब वो डीजीआईएसआई पंजाब पाकिस्तान थे। असद दुरानी के इस इंकशाफ के बाद बहुत सवाल हुए कि डीजीआईएसआई और रॉ चीफ की इतनी दोस्ती क्यों है रही है कि रॉ चीफ जो है वो डीजीआईएसआई के बेटे को अपना भतीजा कहता है और फिर डीजीआईएसआई की सिटिंग का बेटा वहाँ क्या कर रहा है। तो उस वक़्त भी असद दुरानी के खिलाफ फ़ौज में कार्रवाई शुरू हुई और सबका ख़्याल था कि कोर्ट मार्शल होगा, बड़ी सख्त सज़ा होगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, उनकी सिर्फ़ पेंशन बंद की गई, जो कि एक बहुत ही नॉमिनल सी सज़ा थी, उनके बाकी सारे बेनिफिट्स उनको दिए रखे गए। तो इसलिए ये बहुत कम हुआ है कि आपने लेफ्टिनेंट जनरल की सतह पर किसी रिटायर्ड अफ़सर को भी फ़ौजी तहवील में लिया हो और किसी रिटायर्ड अफ़सर को भी आप इस सतह पर लेके गए हों कि उसका कोर्ट मार्शल कर रहे हों। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अपनी सतह का एक यूनिक वाक़या है और ये आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत की वजह से हुआ है, वरना इसके और भी रास्ते मौजूद थे। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को लेकर। तो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार, कौमी असम्बली के 3 हलकों पर लीगी उम्मीदवार करार पाए गए हैं आज। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे, अंदर की बात क्या है? देखिए,
रिकाउंटिंग में ये 3 लीगी उम्मीदवार जीते थे, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने इनकी जीत को ख़त्म कर दिया था। अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जीत को बहाल कर दिया है। ये इतना अहम नहीं है, अहम बात ये है कि पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया है और आज आज इस फैसले के खिलाफ टका के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है और कहा गया कि हम इस फैसले को नहीं मानते। भई अगर तहरीक-ए-इंसाफ की 3 सीटें जाएँ और वो ना माने, तो जो 60 मिल रही हों, उनको माने ये कैसे हो सकता है? या तो सुबह तहरीक-ए-इंसाफ ये ऐलान करे कि उसे सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले कबूल हैं, या ये ऐलान करे कि सारे नहीं कबूल हैं। अब सूरत-ए-हाल ये है कि आज उन्होंने ये तो कह दिया कि ये 3 सीटों वाला हमें कबूल नहीं है, तो फिर वो जो मखसूस नशिस्तें मिल रही हैं, वो क्यों कबूल है? इसी तरह हुक्मरान जमात की भी मैं यही मिसाल दूँगा कि उनके भी दोनों तरफ बातचीत है। लेकिन सवाल ये है कि हक का फैसला और नाहक के फैसले का फैसला कौन करेगा? मैं समझता हूँ कि ये 3 सीटें मिलने के बाद अभी भी 8-10 सीटों का गैप मौजूद है, अगर आपने आईनी तरमीम करनी है। और अगर आपने उम्र की हद बढ़ानी है और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि सरकारी मुलाज़मीन की उम्र की हद बढ़ाई जाए, इससे पाकिस्तान का पेंशन बजट जो है वो कम होगा और पेंशन का जो बोझ है वो भी कुछ अरसे के लिए होल्ड हो जाएगा क्योंकि लोग रिटायर होने बंद हो जाएँगे। लेकिन उस सूरत-ए-हाल के लिए इसके साथ-साथ एक और बात भी चल रही है। सवाल 2 तिहाई अक्सरियत का नहीं है कि वो मिलकर तो शायद काज़ी फ़ायज़ ईसा को एक्सटेंशन दी जाए। जो लाहौर हाई कोर्ट में हुआ है, उसके बाद ये सोचा जा रहा है कि अगर लाहौर हाई कोर्ट में एक जूनियर जज चीफ जस्टिस बन सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट में एक जूनियर जज चीफ जस्टिस क्यों नहीं बन सकता? अगर लाहौर हाई कोर्ट में शुजात अली खान और बाकर नजफी को इग्नोर किया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट में मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को इग्नोर क्यों नहीं किया जा सकता? अगर लाहौर हाई कोर्ट में तीसरे नंबर वाली आलिया जो है वो चीफ जस्टिस बन सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट में तीसरे नंबर वाला यही अफरीदी जो है वो क्यों नहीं चीफ जस्टिस बन सकता? तो ये तमाम सवाल अपनी जगह पूछे जा रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में तो अल जिहाद ट्रस्ट का फैसला है, वहाँ तो सीनियर मोस्ट को ही बनाना है। भाई अगर कानून साज़ी से अदालती फैसले खत्म हो सकते हैं, तो कानून साज़ी की जा सकती है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए भी जुडिशल कमीशन का इजलास होगा या एक मुश्तरका इजलास जुडिशल पार्लिमानी कमीशन और जुडिशल कमीशन का मिलकर हो जाए और वहां पर वोटिंग के जरिए चीफ जस्टिस तय हो जाए, तो एक नया मैकेनिज्म चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बनाने का भी तय किया जा सकता है। इसीलिए मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन नहीं किया जा रहा। मैं नहीं समझता कि सिर्फ 2 तिहाई अक्सरियत ही वाहिद रास्ता है, बहुत सारे रास्ते मौजूद हैं। इसीलिए मंसूर अली शाह की जो तकरीर थी वो बहुत फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन पर मबनी थी और उनकी गुफ्तगू से साफ डिप्रेशन नजर आ रहा था। तो इसलिए जो लाहौर हाई कोर्ट में मंसूर अली शाह साहब ने प्रेसिडेंट सेट किया है, मुझे लगता है वो खुद उसका शिकार होने वाली है। ठीक हो गया नाज़रीन, तो ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।